आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 से ये भाग 3 है। इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे और इसके बाद लगभग और इसका एक भाग है, इसके बाद ये चैप्टर 6 समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? इसके बारे में पढ़ लिया था कि ये क्या क्या किया था, कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ये सब फ्लॉप हो गए थे। फ्लॉप समझते हैं ना, कि एकदम मतलब कोई नहीं चला था। ये कर वृद्धि वाला भी फ्लॉप हो गया था, जनता द्वारा विद्रोह कर दिया गया। राजधानी परिवर्तन, फिर वापस राजधानी लेकर आना पड़ा। और सांकेतिक मुद्रा, इसके बारे में बात कर लेते कि नकली सिक्का बनाया जाने लगा था। अब हम लोग बात करते हैं कि ये और भी कुछ अभियान किया था, जैसे यहाँ पर देखिए और भी कुछ चीज़ का निर्णय था। एक निर्णय था खुरासान पर आक्रमण वाला, खुरासान आक्रमण। अब आप कहेंगे ये क्या है खुरासान आक्रमण? अब समझिए, इसकी मित्रता हो गई मिस्र के राजा से। मिस्र के राजा से तो उस क्षेत्र में खुरासान पड़ता था। अब उसी क्षेत्र में उस राजा को, मिस्र के राजा से इसकी मित्रता हो गई थी। इसी के लिए दोनों के बीच में मित्रता हुआ और तीसरा दुश्मन कौन बन गया? यहाँ पर खुरासान दुश्मन बन गया। ध्यान रखिएगा, खुरासान जगह का नाम है। खुरासान दुश्मन बन गया तो बन गया, ये देखिए समझिए, ये दोनों मित्र बन गए। मोहम्मद बिन तुगलक मिस्र के राजा मित्र बने। इसके कारण क्या हुआ? वो ये दुश्मन बन गया। आप कहेंगे कि ये दुश्मन कैसे बन गया? हाँ, इन्हीं दोनों के कारण ये दुश्मन बना। तब तक क्या हुआ? इसने प्लानिंग बना लिया खुरासान पर आक्रमण करने के लिए। अब ये खुरासान पर आक्रमण करते तो दोनों को फायदा होता है, इसको भी और मिस्र को, राजा को भी। इसके कारण खुरासान पर आक्रमण करने के कारण इसने 3,70,000 सैनिकों को एडवांस में वेतन दे दिया। यानी पहले ही वेतन क्या कर दिया? दे दिया। और कहा कि खुरासान पर आक्रमण करना है। सैनिक एकदम तैयार हो गए, चलिए पहले ही वेतन मिल गया हमको, काम करने से पहले ही वेतन मिल गया। सैनिक एकदम आक्रमण करने के लिए तैयार। अब भेज दिया उस क्षेत्र में। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको पता चलता है कि मिस्र के राजा और इसके बीच में, तीनों के बीच में समझौता हो जाता है। ये खुरासान वाला का इसके बीच में और मिस्र के राजा के बीच में। ये भेज दिया है सैनिक, ये सैनिक इधर से भेज दिया और बीच में क्या कर लिया अपने में? ये मोहम्मद बिन तुगलक और मिस्र के राजा और ये तीनों मिलकर, ये दुश्मन था ना ये उन दोनों का, ये तीनों मिलकर आपस में समझौता कर ले। तब सैनिक क्या करेंगे? सैनिकों को फिर वापस लौटवाया गया उधर से कि नहीं आक्रमण नहीं करना। फिर ये संदेशा भेजवाया, कह रहे कहाँ जा रहे हो? आक्रमण नहीं करना है। अब आक्रमण नहीं करना है तो सैनिकों को आ गया गुस्सा। तो सैनिक गुस्सा आने से क्या होगा? अब इसकी और ज्यादा बेइज्जती होने लगी। बताइए, जब आपको आक्रमण नहीं करना तो पहले ही बढ़िया से निर्णय लेना चाहिए था। आक्रमण करना है खुरासान पर कि नहीं आक्रमण करना है, आप देख लीजिएगा। पहले ही आपको देख लेना चाहिए था ये बात, पहले सोचे नहीं और बीच में से लौटवा रहे फिर सैनिक को। तो इसने क्या क्या कहा कि रुको, खुरासान के जगह पर कराचील, वहीं पर कराचील। अब कराचील कौन वाला क्षेत्र था? ये भारत और चीन की सीमा, आपको पता है कि हिमालय जैसे पर्वत, जो विशाल पर्वत है, भारत और चीन की सीमा पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा। तो ये जो हिंद कुश पर्वत था, ये कराचील चीन वाले क्षेत्र में था। ध्यान रखिएगा, चीन वाले क्षेत्र में था कराचील। तो ये लौटते समय उधर से हिंदू कुश पर्वत होते हुए ये कहा, ये सभी सैनिकों कराचील पर जाकर आक्रमण कर दो। कहाँ पर आक्रमण कर दो? कराचील पर। गए ही हो, तुमको वेतन दे ही दिया गया है, तो यहाँ पर तो आक्रमण नहीं हुआ, कराचील पर आक्रमण कर दो। ठंड का दिन था। अब समझिए, हिमालय वाला क्षेत्र में ठंड के दिन में कितना ज्यादा मात्रा में ठंडा होता होगा, और वो भी हिंदू कुश पर्वत पार करना। 3 लाख सैनिक अपने सारे हथियारों के साथ में, भोजन पानी ये सब लेकर जाना है, इन सभी साथ में। इस समय तो हालत खराब हो जाता है। इतने आधुनिक व्यवस्था होने के बावजूद जब सैनिकों वहां पर रहते हैं, सैनिक उस क्षेत्र में रहते हैं, तो सैनिकों का हालत खराब हो जाता है। तो समझिए उस समय उतना व्यवस्था नहीं तो क्या हुआ होगा। ऐसा हाल हुआ उस समय कि माना ये जाता है, कुछ इतिहासकारों के द्वारा तो ये भी कहा गया कि उधर से एगो तो अभियान कराचील पर आक्रमण हुआ नहीं, क्योंकि कराचील पर आक्रमण करने के लिए वो सारे पहाड़ी वाला क्षेत्र पार करके जाना पड़ेगा उस तरफ। तो ये पार करके गए नहीं। उधर से मात्र 3 सैनिक, 3 लाख में कितने सैनिक? 3 सैनिक वापस लौटे थे कराचील से। कितने सैनिक? 3 सैनिक। और ये 3 सैनिक को कैसे वर्णन मिलता है? ये इब्न बतूता। अब आप कहेंगे इब्न बतूता कौन है? इब्न बतूता, ये इब्न बतूता द्वारा ये बात लिखा गया। अब आप कहेंगे ये इब्न बतूता कौन है? ये इतिहासकार था, ये उस समय का था। कब का था? ये इसी के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था इब्न बतूता। अब इब्न बतूता कौन था? ये मोरक्को से आया हुआ यात्री था। जब मोरक्को से आया यात्री इसके दरबार में, तो इसने अपने दरबार में देखा कि बहुत ज्यादा तेज है, सब कुछ जगह ठीक ठाक है,
तो इसको क्या बना दिया, काजी बना दिया। अपने दरबार में क्या बना दिया, इसको काजी बना दिया। तो ये बात क्या लिखता है, ये भी यही लिखता है बात, ये बात लिखता है कि कराचील में जब इनके द्वारा, राजा के द्वारा जब भेजा गया सैनिक, ये सारे सैनिक भेजे गए तो मात्र उधर से 3 सैनिक बचकर आए थे। 3 सैनिक, समझिए कितना हालत खराब था। ये समझ रहे हैं ना, अपने को गलत नहीं साबित करने के लिए इन्हें 3 लाख सैनिकों को भेजा था। तो 3 लाख सैनिकों को तो वापस भी ला सकता था ना। अब आप समझिए ना, युद्ध करने वैसे क्षेत्र में काहे जाएंगे जब देख रहे हैं कि इतना ठंडा है, वहां पर इतना ठंडा है, आप पार नहीं कर सकते। देख रहे हैं यहाँ 3 को तो फ्लॉप हुआ ही इसका, ये खुरासान वाला भी फ्लॉप हो गया, और अंतिम में ये खुद को थोड़ा सा स्मार्ट बनने के चक्कर में, स्मार्टे बन रहा है ना, स्मार्ट बनने के चक्कर में कि नहीं हमारा गलती ना बाहर आ जाए, इसके कारण क्या किया, कराचील पर आक्रमण, ये भी फ्लॉप हो गया ना। ये सारे इसके एक के बाद एक सब फ्लॉप होते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, इसके थोड़ा सा अन्य कार्य भी देख लेते हैं। अब इसके बाद इसने काम करवाना ही बंद कर दिया। ये जैसे देखिए, ये पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यही था, ध्यान रखिएगा, यही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। ये भी बात है, देखिए पढ़ा लिखा अलग बात होता है, समझदारी दोनों अलग बात होती है। पढ़ना और समझदारी में अलग अलग बातें होती है। ये जरूरी नहीं होता है कि सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझदारी हो जाएंगे। अक्सर आप पढ़े लिखे बेवकूफ़ भी देखे होंगे, जो पढ़े लिखे हैं और बेवकूफ़ है, हरकतें वैसी ही कर रहे हैं कि बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो पढ़े लिखे नहीं है और वो उनका व्यवहार देखिएगा और उनका जो बात करने का तरीका देखिएगा वो अलग ही होता है, समझदारों वाला होता है। तो ध्यान रखिएगा, हर पढ़ा लिखा आदमी समझदार नहीं होता है और हर अनपढ़ आदमी बेवकूफ़ नहीं होता है। अनपढ़ व्यक्ति होता है वो जरूरी नहीं है कि वो समझदार नहीं होगा। अनपढ़ व्यक्ति अक्सर समझदार भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। वो अपने अनुभवों से क्या बन जाते हैं, वो समझदार बन जाते हैं। और पढ़े लिखे व्यक्ति सिर्फ किताब की बातें जानकर ही क्या होते हैं, पढ़े लिखे वो बेवकूफ़ भी रहते हैं। अधिकतर देखिएगा जो पढ़े लिखे होते हैं बेवकूफ़ी वाले हरकतें ही करते चलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन देख रहे हैं ना कौन सी हरकतें कर रहा है। इसको ना ये निर्णय लेने के लिए लेता था कि निर्णय ले लिए। और देखिए, निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। कोई बड़ा काम करने से पहले अगर आपको बड़ा पावर मिल गया है, बड़ा शक्ति मिल गया है, तो शक्ति मिलने के साथ साथ बड़ी जिम्मेवारी भी मिल जाती है। और जब बड़ा जिम्मेवारी आपको मिलता है तो वहाँ पर निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचा जाता है कि उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन ये तो कुछ सोचता ही नहीं था। चलिए इसका थोड़ा अन्य कार्य देख लेते हैं। ये अन्य कार्य में और क्या क्या ये काम किया था और क्या क्या, सब फ्लॉप ही थोड़े होगा। देखिए ये बड़ा बड़ा काम इसका फ्लॉप हो जाता था। अन्य कार्य इसने कृषि के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए, क्योंकि उस समय की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था। कृषि के कारण ही इनको कर मिल पाता था, तो काम तो करेंगे ही ना, काम करना जरूरी है कृषि के बारे में। इसने कृषि के लिए एक अलग संस्था बनाई जिसका नाम था दीवान ए कोही। ये कृषि के लिए था, ध्यान रखिएगा। कृषि के लिए एक अलग एक संस्था की स्थापना करवाया था, दीवाने कोही। और कृषकों को ऋण भी देता था, ध्यान रखिएगा, कृषकों को ऋण भी देता था। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जहाँ जहाँ भी सिंचाई की आवश्यकता होती थी, कुओं का निर्माण करवाया था। कुओं का निर्माण, आप कहेंगे कुओं का निर्माण क्यों? क्योंकि उस समय सिंचाई का मुख्य साधन, या तो देखिए सिंचाई का मुख्य साधन या तो बरसात होता था, बरसात से, नहीं तो नदियों किनारे वाला क्षेत्र, नदी से सिंचाई हो जाता था, नहीं तो कुआं भी रहता था। ध्यान रखिएगा, ये सारे इसने कार्य करवाए थे। ये अन्य कार्य में अभी और भी अन्य कार्य, और एक दो कार्य ये करवाया था। इसने थोड़ा कर में भी सुधार किया था, लेकिन कर में क्या सुधार किया, पहले ही वृद्धि कर दिया तो थोड़ा सा इसका मामला थोड़ा सा खराब हो गया था कर में, फिर बाद में कर में थोड़ा बहुत सुधार किया। अब ये दीवार ने कोई, इसको याद रखिएगा, कृषि के लिए बनवाया था। ये दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा, यानी ध्यान रखिएगा, ये पढ़ा लिखा सुल्तान था, ध्यान रखिएगा, पढ़ा लिखा सुल्तान था। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था दिल्ली सल्तनत में ये सुल्तान, लेकिन समझदारी नहीं ना थी। और एक दो बात इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि ये हिंदुओं का त्यौहार, ये होली भी मनाता था, ध्यान रखिएगा। ये हिंदुओं का त्यौहार होली जो था, होली ये मनाता था। होली, हिंदुओं का त्यौहार जो होली था, इसको ये मनाता था। और इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब क्या हुआ, ये सब इतना कार्य किया, तब तक ये सिंध वाला क्षेत्र इसके हाथ से निकला हुआ जा रहा था। सिंध वाला क्षेत्र निकला हुआ जा रहा था कि मतलब ये हुआ कि सिंध के जो वहाँ के स्थानीय शासक थे, वो कह रहे थे कि अब तुम्हारे हम कंट्रोल में नहीं रहेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक तुम्हारे हम साम्राज्य में नहीं रहेंगे, अब हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तब तक ये सिंध पहुंचा। सिंध में थट्टा एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा। सिंध में कहाँ पर? थट्टा है सिंध।
ये अभी जा ही रहा था ठट्टा सिंध अपने पूरा सैनिकों के साथ में इधर से जा ही रहा था ठट्टा सिंध में, तब तक बीच रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो गया, जिसके कारण अब जल्दबाजी में कोई अच्छा वैद्य न मिलने के कारण इस समय तो है, मान लीजिए कि कोई भी बड़ा नेता हो, किसी का भी अगर शारीरिक जो स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो क्या किया जाता है, जल्द से हेलीकॉप्टर मंगाया जाता है या एम्बुलेंस मंगाया जाता है और उनको जल्द से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन उस समय कोई एम्बुलेंस था नहीं कोई हेलीकॉप्टर था, तो किससे कैसे इतने जल्दी वैद्य के पास में, उतने अच्छे वैद्य भी नहीं थे, तो कैसे इतने जल्दी वैद्य के पास में पहुंचाया जाए, जिसके कारण इनके बीच रास्ते में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई बीच रास्ते में। और कब मृत्यु हुई, इसका मृत्यु का समय भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही तुरंत किसी राजा को राजगद्दी पर बैठना होता है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई राजा राजगद्दी पर नहीं बैठा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए इसने अपना जो उत्तराधिकारी पहले ही घोषित करके रखा था कि हमारे बाद ये उत्तराधिकारी रहेंगे। उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। को क्या नाम था उसका, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक जैसे ही मृत्यु हुआ वहीं पर ठट्टा सिंध में इसका राज्याभिषेक करवा दिया गया, ध्यान रखिएगा, किसका, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक करवा दिया गया। और एक बार जब वापस फिर दिल्ली ये लोग पहुंचे इसके साथ वापस ठट्टा में उसी समय राज्याभिषेक करवाकर और फिरोज शाह तुगलक को क्या बना दिया गया, राजा, क्योंकि इनका काम तो खत्म हो गया। फिर इसको लेकर फिर वापस दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली में भी फिर इसके बाद फिर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक का भी क्या किया गया, राज्याभिषेक, यानी 2 बार इसका राज्याभिषेक किया गया। फिरोज शाह तुगलक समझदार था, ध्यान रखिएगा, इसकी तरह उतना ज्यादा पढ़ा तो नहीं था लेकिन समझदारी था इसमें। इसने सबसे पहले क्या किया, देखा कि इनके कर व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब कर दिए हैं, ये सारे चीज खराब कर दिए, तो सबसे पहला काम ये किया कि पहले खजाना जुटाने की जरूरत है, यानी कि पहले जो भी राजकोष है उसको भरने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले इसने क्या किया, करों में सुधार किया, करों में सुधार यानी कर सुधार किया, कर सुधार इसने करों में इसने क्या किया, सुधार किया। अब करों में सुधार क्या किया, कर सुधार क्या क्या सुधार किया। कर में सुधार करने से पहले कृषकों द्वारा इधर ऋण भी लिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो कृषकों द्वारा जो ऋण लिया गया था, इसने कहा कृषकों द्वारा ऋण माफ कर दिया जाए, यानी कर्ज माफी। इस समय भी नाम सुनते होंगे, किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया, तो ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। उस समय भी किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया, यानी कृषि ऋण माफ कर दिया गया। कृषि ऋण को क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। कृषि ऋण किसने माफ किया, यही फिरोज शाह तुगलक ने। ये राजा कब बना था, ये राजा बना था 1351 में, ये 88 तक राजा था, ध्यान रखिएगा, 1388 तक राजा था। कृषि ऋण क्या कर दिया, इसने माफ कर दिया। कृषि ऋण माफ करने के बाद इसने सबसे ज्यादा, इसने तो सिर्फ नहरों का निर्माण करवाया था, नहीं, नहरों का जाल बिछवा दिया, नहरों का जाल। इसको पता था कि बिना नहरों का किसानों की स्थिति सुधार नहीं सकती है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कर में सुधार किया। कर में सुधार का मतलब एक मिनिमम कर को निश्चित किया, कम से कम कर किसानों को देना पड़े। कृषि ऋण को आप कहेंगे कि बताइए, अपने खजाना की इन लोगों का हालत खराब है, इन लोगों का राजकोष का हालत खराब है, तो किसानों से और ज्यादा कर लेना चाहिए था। किसानों से कर काहे नहीं ले रहे हैं, मतलब क्या दिक्कत है किसानों से कर लेने में, इनको कोई दिक्कत है, ये कर काहे नहीं किसानों से ले रहे हैं, अपने खजाना भर जाएगा किसानों से कर लेंगे, तरह नहीं, किसानों से है ही नहीं, किसानों के पास तो लीजिएगा क्या, जब तक उनके ज्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं होगा तो कैसे लीजिएगा कर, क्या वो कर देंगे। आप कहेंगे कि हम 20% कर लेंगे, 30% या कह दीजिए 200% कर लेंगे, उनके पास है ही नहीं तो देंगे क्या। अब 100% कर या 200%, 400% निश्चित कर दीजिए। ये राजा द्वारा कहा गया कि 400% कर लिया जाएगा, अरे कहने से क्या होगा, इनके पास धन ही नहीं है तो क्या देंगे आपको। तो यह नहरों का जाल बिछाया किसानों की स्थिति सुधारने के लिए। कुछ कृषि ऋण भी देना होता था तो कृषि ऋण भी दिया देता था। और कृषि के उपकरण, नए नए उपकरणों का भी इसने क्या किया, निर्माण करवाया, ताकि किसानों की स्थिति क्या हो सके, सुधार सके। साथ में ही अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, अपने राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, 1200 बगीचे लगवाए, 1200 बगीचे फलों वाले जो बगीचे होते हैं, 1200 इसने बगीचे लगवाए। समझ लीजिए 1200 बगीचे कितने ज्यादा होंगे, 1200 बगीचे लगवाए।
किसी उद्योग धंधा ये बढ़ाना चाहता था, ये चाहते थे कि एक अचानक ही किसी पर कर ना आरोपित कर दिया जाए। धीरे धीरे इनकी जब हालत सुधर जाएगी तो अपने आप कर देने लगेंगे। ऐसा थोड़ा है कि कर ये नहीं देंगे। तो 1200 बगीचे लगवाए और भी बहुत सारे कार्य किए। अब धीरे धीरे इसने अपना सैन्य व्यवस्था भी ठीक करने लगा और धीरे धीरे देखिएगा ये आक्रमण भी करने लगेगा। लेकिन तब तक बंगाल इसके हाथ से निकल चुका था। तो हमें लगता है कि इतना कुछ अभी समझ में आपको आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में बात करेंगे और अगले भाग में ये चैप्टर पूरी तरह से हो जाएगा कंप्लीट। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।